नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है, और ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बात करेंगे कि भ्रम की सियासत में घिर गए राहुल गांधी। सुप्रीम लताड़ लगी है किस मामले पर? जो सेना को लेकर बयान दिया था, तो इस पर सबसे पहले बात करेंगे। और उसके बाद एसआईआर पर विपक्षी एकता का प्रदर्शन हो रहा है क्या संसद के अंदर और सड़क पर भी, इस पर खास चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ। और बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों पर क्या सपा के कुछ नेताओं कार्यकर्ताओं ने कब्जा कर लिया है। पीडीए पाठशाला चला रहे, बता रहे हैं ए फॉर अखिलेश, डी फॉर डिंपल। तो इस पर राजनीतिक विवाद तो होना था, तो वो विवाद भी हो रहा है उत्तर प्रदेश में, इस पर भी होगी बात। होंगे तमाम सवाल जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को लगाई फटकार। सेना को लेकर दिए गए विवादित बयान को लेकर जताई आपत्ति। कहा, आपको कैसे पता कि चीन ने हमारी जमीन हड़पी? कोई भी सच्चा भारतीय ऐसा नहीं कहेगा। लंबी बीमारी के बाद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का निधन। राज्यसभा में दी गई श्रद्धांजलि। सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत कई नेताओं ने जताया दुख। लोकसभा में आज भी एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा। सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। लोकसभा स्पीकर ने की संसद की गरिमा को बनाए रखने की अपील। पाकिस्तान के ही थे पहलगाम हमले के तीनों आतंकवादी। फोरेंसिक और तकनीकी जांच के बाद हुई निर्णायक पुष्टि। हमलावरों में शामिल नहीं था कोई स्थानीय कश्मीरी। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कई नेताओं के पीडीए पाठशाला पर छिड़ा विवाद। बच्चों को सपा की राजनीतिक वर्णमाला पढ़ाने के आरोप में सपा नेता पर एफआईआर दर्ज। ये थे इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और आज सबसे पहले बात करेंगे कि भ्रम की सियासत का जो मकड़जाल है वो राहुल गांधी फैला रहे हैं क्या, क्योंकि आज ये मामला सुप्रीम कोर्ट से भी आया है। सोशल मीडिया पर अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से फटकार सुननी पड़ी है। भारतीय सेना पर कथित टिप्पणी को लेकर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से पूछा गया कि उन्हें कैसे पता चला कि 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन चीनियों ने कब्जा कर ली है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को फटकार लगाते हुए कहा कि अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो ऐसी बातें नहीं कहेंगे। आप विपक्ष के नेता हैं, संसद में अपनी बात कहें, सोशल मीडिया पर नहीं। सेना पर टिप्पणी मामले में समन के खिलाफ राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की और उत्तर प्रदेश सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस भी जारी किया। साल 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने यह विवादित वक्तव्य दे दिया था और इसको लेकर दर्ज मुकदमे को निरस्त कराने के लिए पहुंचे राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल राहत तो दे दिया है, लेकिन उन्हें खरी खरी सुना भी दी है। राहुल ने एक भाषण में कहा था कि चीनी सैनिक भारतीय सैनिकों को पीट रहे हैं। इस बयान को आधार बनाकर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के एक पूर्व निदेशक ने लखनऊ में राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दर्ज करवा दिया था। राहुल गांधी अपने बयानों से सरकार की विदेश नीति पर जितनी चोट करने की कोशिश करते हैं, उतने ही अपने बयानों को लेकर घिर भी जाते हैं। राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर तंज कसा और उन्हें चाइना गुरु कहा था। उन्हें याद दिलाया कि कांग्रेस सरकार के चिंदिया के कारण, यानी चाइना और इंडिया के कारण देश को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। एस जयशंकर ने आरोप लगाया कि कुछ लोग चीन को लेकर ज्ञान ओलंपिक जाकर और चीनी राजदूत से चुपके चुपके प्राइवेट ट्यूशन लेकर हासिल करते हैं। जयशंकर ने कहा कि वो 41 साल तक विदेश सेवा में रहे हैं और चीन में भारत के सबसे लंबे समय तक राजदूत भी रहे हैं, लेकिन अब कुछ लोग चाइना गुरु बन गए हैं जो चीन को लेकर ज्ञान बांटते हैं। अब सवाल यह है कि प्रतिपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी संसद में इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेर सकते हैं। कोई बात इसमें गलत बात नहीं है,
लेकिन संसद में चर्चा करने के बजाय वो सोशल मीडिया पर कई अनर्गल बयान देकर सुर्खियां बटोरते रहते हैं। उम्मीद की जा सकती है कि सुप्रीम कोर्ट की इस आज की फटकार के बाद कम से कम राहुल गांधी संसदीय मर्यादा का ध्यान आगे से जरूर रखेंगे। तो ये जो पूरा बैकग्राउंड हमने आपको बताया, हम आपको वो बयान भी बताते हैं। सबसे पहले आपको वही बयान सुनवा रहे हैं कि राहुल ने भारत की सीमाओं को लेकर कब कब और क्या क्या कहा, और उसमें जरा देखिए कितना विरोधाभास है। देखिए, के बारे में एक सवाल नहीं पूछा जाएगा। जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं। भाई और बहनों, 1200 किलोमीटर हिंदुस्तान की जमीन चाइना ने ली है। चाइना की सेना हिंदुस्तान के अंदर है। सवाल यह है कि जब चाइना 4000 किलोमीटर चाइना ने ले लिए हैं और हमारे फॉरेन सेक्रेटरी उनके एम्बेसडर के साथ केक काट रहे हैं। आपने ये बयान सुने तो जाहिर सी बात है आपको 3 बयानों में 3 तरह का दिखाई पड़ गया। कुछ और बयान सुनाते तो उतनी तरह की बातें दिखाई पड़ती। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में राहुल गांधी को चाइना गुरु बताया। Today, sir, people are offering great wisdom on China. In fact, some people have even said that I am not that well versed on China. Sir, I've only spent 41 years in foreign service, only been the longest serving ambassador. But sir, there are China gurus now. One, sir, is honorable member sitting across me, whose affection for China is so great, sir, उन्होंने एक संधि बना ली थी चाइना और इंडिया की, चिंडिया। तो विदेश मंत्री ने तो चाइना गुरु कहकर छोड़ दिया, लेकिन भाजपा के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा है कि राहुल गांधी ने संविधान को तार तार कर देने का बीड़ा उठाया हुआ है। जो राहुल गांधी संविधान हाथ में लेके घूमते हैं, उस संविधान को तार तार करने का अगर जिम्मा किसी ने उठा रखा है तो वो राहुल गांधी है। यह कहना भी गलत नहीं होगा आज की प्रेस वार्ता के विषय के संदर्भ में हमारी वीर सेना का मनोबल तोड़ने का काम अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो वो राहुल गांधी है और कांग्रेस पार्टी है। ये बयान आपने सुना, भारतीय जनता पार्टी हमलावर है राहुल गांधी के बयानों पर, और यह मौका इसलिए भी हुआ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई। आज इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ संविधान विशेषज्ञ और कानूनी मामलों के जानकार डीके दुबे जी जुड़ रहे हैं, और साथ में हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। तो इसी पर चर्चा करने के लिए विनोद मिश्र जी हमारे सलाहकार संपादक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी बताइए, जिस तरह से कि राहुल गांधी के ये बयान थे, अभी हमने 3 बयान दिखाए तो 3 तरह का दिखाई पड़ा। थोड़े और विंडो बना लेते तो हो सकता है 5 तरह का, अगर बना दे तो 5 तरह के बयान दिखाई पड़ते। चाइना गुरु कहा था विदेश मंत्री ने, आज सुप्रीम कोर्ट की ये लताड़ लगी। क्या सुप्रीम कोर्ट ने एक आईना दिखाने का काम किया? बात सिर्फ राहुल गांधी की नहीं, और भी नेताओं के लिए, कि भाई आप जब कुछ बोलते हैं ऐसे मामले पर तो जरा पहले देख लीजिए कि सच्चाई क्या है, और अगर बोलना है गंभीरता के साथ बोलना है, उसके लिए प्लेटफॉर्म है, संसद है, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आप सम्मानित सांसद हैं, आप वहां जाकर बोलिए। सोशल मीडिया पर इस तरह के अनर्गल बयान नहीं देने चाहिए। बहुत बड़ा आईना दिखाया राहुल गांधी को। लाल जी, जब हम बात कर रहे थे कि सुप्रीम फटकार की, तो आप इस चीज़ को एक बार थोड़ा सा उस बैकग्राउंड में देखिए कि गलवान वैली का वो हादसा कि 2020-22 का वो है, पिछले 3 साल पहले का, कि आप देखिए कि उसमें हमारे 20 जवानों ने अपने प्राणों को न्यौछावर करके भारत की 1-1 इंच जमीन के लिए अपनी कुर्बानी दी थी। कितनी बड़ी शहादत थी। जिस सैनिकों के हाथ में कोई हथियार नहीं था, जिस सैनिकों के हाथ में एक समझौते के अनुसार कोई गन और आर्सेनल नहीं होते थे, बिल्कुल, और वो सैनिकों ने
अपनी कुर्बानी देके भारत की उस सीमा को बचाने के लिए कितनी बड़ी शहादत दी थी, जिसमें अगर हमारे 20 जवान मरे थे तो चाइना के 40 जवान को उन्होंने मारा था जी। और ये उसके ज्यादा संख्या भी हो और सकती उससे ज्यादा भी संख्या, कई फॉरेन न्यूज़पेपर ने उसका उल्लेख किया है। जी। और आप सोशल मीडिया पे फॉरेन प्रेस क्लब में जाके ये कहते हैं कि हमारे सैनिकों को पीट पीट के मारा, तो आप एक तरह से तौहीन करते हैं उन शहीदों के, बिल्कुल, उन अमर जवानों को जिस जवानों ने इस शहादत को दी है अपनी 1 इंच जमीन बचाने के लिए। जी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप जब ये नापते हैं कि 2000 हमारा चाइना ने कब्जा कर लिया, कभी 4000 कहते हैं, कभी 1200 किलोमीटर कहते हैं, तो क्या आप वहां थे? अगर आप नहीं थे तो एक विपक्ष के नेता के रूप में आप इस तरह के अनर्गल बयान किस तरह से दे रहे हैं? ये सीधे सीधे उन्होंने जब एक देशभक्ति की बात कही है तो सीधे सीधे कहा है कि कोई देश का सच्चा नागरिक ऐसा कर सकता है क्या? ये बड़ा सवाल राहुल गांधी के इस पे है। और मुझे लगता है कि जो बात अपनी रिपोर्ट में बताते कि शायद संसदीय मर्यादा का इस फटकार के बाद राहुल गांधी जरूर ध्यान रखेंगे। उम्मीद तो यही की जानी चाहिए, लेकिन इसका कानूनी पहलू भी है। डीके दुबे जी हमारे साथ कानूनी मामलों के जानकार जुड़े हुए हैं। मैं डीके दुबे जी का रुख करता हूं। डीके दुबे जी, इसमें देखिए, मुझे लगता है कि अगर बड़े मामलों में देखें तो ये दूसरा मामला है, ये कोई पहला मामला नहीं है। याद कीजिए, चौकीदार चोर है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को उस समय कौन कौन सी बातें कही थी, और अब आज का ये मामला। अब इसमें बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या इससे आगे भी कोई कानूनी जो एक्शन है? हाँ। सावरकर के मामले में भी सुप्रीम सावरकर का मामला, ठीक, ये तीसरा इस तरह से हो गया। डीके दुबे जी भी लगता है जोड़ना चाहिए रहते इसको, तो ये तीसरा मामला हो गया। अब इसमें बात डीके दुबे जी ये उठती है कि क्या इससे आगे भी मतलब कोई कानूनी एक्शन जो है, कोई लीगल एक्शन हो सकता है क्या? क्योंकि जिस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान, वैसे तो बहुत सारे नेता, कुछ नेता देते रहते हैं, लेकिन राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, और नेता प्रतिपक्ष के तौर पर जब इस तरह का बयान देते हैं तो क्या इसके आगे क्या हो सकता है? और इस पर्टिकुलर मामले में जो उनके खिलाफ लखनऊ में मुकदमा हुआ था, अब जाकर इस मामले में और कानूनी प्रक्रिया क्या हो सकती है? देखिए, अभी तो जो उनके वकील ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आज कहा, उसमें जो मुख्य मुद्दा है उस पर कोई जवाब ही नहीं दिया। कोर्ट ने कहा, भाई आपके पास क्रेडेंशियल कहां से आते हैं, आपके पास ये सूचनाएं कहां से आती हैं? आप तो संसद सदस्य हैं, तो संसद में भी पूछ सकते हैं, सरकार से भी आप पूछ सकते हैं। आपके क्रेडेंशियल का सोर्स क्या है? सोर्स बताने की बजाय उनके वकील ने ये कहा कि साहब प्रोसीजरल डिफॉल्ट है ये। प्रोसीजरल डिफॉल्ट का मतलब है कि जिन्होंने ये पिटीशन डाली है, जिन्होंने ये केस किया है, उनका लोकस नहीं बनती, उनका अधिकार नहीं है कि वो मुकदमा कर सके। वो गलत आदमी है, क्योंकि सेना के बारे में कहा गया तो या तो सेना सामने आवे या सरकार सामने आवे। लेकिन ना तो सेना पार्टी है ना सरकार पार्टी है। पार्टी तो कोई इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल कोई कैसे मानहानि का मुकदमा और ये गलत बयानबाजी का मुकदमा कर सकता है? तो जो मुख्य मुद्दा था वो ये था कि राहुल गांधी के बिहाफ पर ये कोई प्रूफ या क्रेडेंशियल कोर्ट में नहीं रख पाए कि वाकई में मामला क्या है। हालांकि ऑनरेबल कोर्ट ने सरकार को नोटिस किया है, पार्टी को भी नोटिस किया है, और यही विषय कोर्ट में चलने वाला है कि आखिर इसकी प्रोसीजरल मैकेनिज्म क्या होगी, उनकी लोकस बनती है कि नहीं बनती, और राज्य सरकार की क्या इसमें भूमिका है। इस पर नोटिस किया है। तो ये नहीं माना जाना चाहिए कि इनको कोई रिलीफ मिला है। कोई रिलीफ नहीं मिला है। कोर्ट अभी भी जो निचली अदालत का ऑर्डर है वो बरकरार है। कोर्ट ने केवल उनको नोटिस करके बुलाया कि भाई हमें सेटिस्फाई करो कि मुकदमा ये कह रहे हैं सस्टेनेबल है कि नहीं है। एक चीज और लालचंद जी मुझे लगता है कि ध्यान देने वाली ये है कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है। आपको याद है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को इसलिए इस्तीफा देना पड़ा था क्योंकि उन्होंने कोरोना के टाइम पर कुछ झूठ बोला था, और कोरोना के झूठ को उन्होंने संसद में भी कह दिया था। अब क्योंकि संसद में कह दिया था तो बोरिस जॉनसन को इस्तीफा देना पड़ा था। संसद सदस्यों ने कहा कि आपने लोकतंत्र के मंदिर संसद में झूठ बोला है, जबकि हमारे पास एविडेंसेस है कि आपके बर्थडे पार्टी पर ये लोग
बिना मास्क के थे, सिर्फ मास्क का झूठ बोला था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने हमारे यहाँ जो कोई भी आया वो मास्क लगाकर आया था, वो संसद में कह दिया था। अब हमारे यहाँ की विडंबना ये है कि संसद में मर्जी हो उतना झूठ बोलो, केजरीवाल ने तो ये अधिकार हथियार अपना कर रखा था, जितना मर्जी हो झूठ बोलो, वो सब प्रिविलेज है, कोर्ट के दायरे में नहीं आता। ठीक है। अब संसद में झूठ बोलने का मामला, उन्होंने जो 4000 स्क्वायर किलोमीटर की बात कही है, उसका प्रिविलेज संसद कब तक इनको देगी, लेकिन बाहर जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया है, इन स्टेटमेंटों से निश्चित तौर से देश की साख जी और आर्मी की साख, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की साख दांव पर लगती है। इसलिए हाईकोर्ट ने उस समय यह कहा था कि देखिए, आप ये किसी के लिए नहीं कह सकते, सेना के लिए नहीं कह सकते, और कोई इंडिविजुअल अगर आया तो सेना सबकी है, इसलिए मामला मेंटेनेबल है। ये मेंटेनेबिलिटी का ही मामला अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में है। आगे की तारीखों में क्या मेंटेनेबिलिटी पर होता है कि वाकई मेंटेनेबल है कि नहीं है, लेकिन सवाल वही है कि झूठ है, इसका कोई जवाब नहीं है, केवल मेंटेनेबिलिटी प्रोसीजर मैकेनिज्म पर अभी वो लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है। मैं विनोद जी आपसे खास तौर पर ये समझ, जैसे कि अभी हमने दो मामलों का जिक्र किया, एक वो जो राफेल पर चौकीदार चोर है वाला बयान था, फिर एक बयान वो भी आपने सावरकर वाले पर कहा। अब ये आया है, क्या इस वाले मुद्दे पर भी राहुल गांधी बैकफुट पर जाएंगी, या आपको लगता है कि अभी भी इस तरह का बयान देना जारी रखेंगे, या तो इस मामले पर, या फिर कल को कोई चौथा पांचवा मामला आएगा उस पर यही रवैया रहेगा? लाल जी, अभी आपने फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर का बयान चलाया था, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी को एक तरह से चाइना गुरु का नाम दिया था और चिंडिया का नाम भी बोला कि आप चिंडिया का भी इसी देश ने देखा है जी। कि चाइना इंडिया कॉरपोरेशन जो था वो किस तरह से इस देश को किस दिशा में ले गया जी। तो जब वो कह रहे थे, अभी पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा करते हुए राहुल गांधी ने सीधा चीन को लेके हमला बोला था सरकार के ऊपर में कि जब आप जानते हैं कि चाइना और पाकिस्तान का एक बड़ा गठजोड़ बन रहा है और उसके बाद भी सरकार जो है एक बार भी चीन के नाम लेने से डरती। अब वो ये आरोप तो लगाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि इसका जवाब भी संसद में उनको मिलने वाला है। तो जयशंकर ने उठ के बताया था उस समय में, दोनों सदनों में इस बात की चर्चा की थी विदेश मंत्री ने, कि ये चीन इंडिया का देखिए कि आप पाकिस्तान और चाइना का जो रिलेशन है वो आज का तो नहीं है, वो पिछले 50-60 साल से लगातार जारी है। और जो चीन इंडिया चाइना इंडिया कॉरपोरेशन की बात, कोऑपरेशन की बात वो कर रहे थे कि जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और कांग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया किस तरह से आप एक समझौता करते हैं, और आज तक लोगों को यह भी नहीं पता है कि आपके समझौता का मतलब क्या था। बिल्कुल। आपके नेहरू जी के समय में जो लद्दाख के 37,000 वर्ग किलोमीटर चाइना ने कब्जा किया, उसकी बात आप आज तक नहीं करते हैं। और उस भूमि को पाकिस्तान ने कैसे उसको पीओके का एक हिस्सा देके काराकोरम तक हाईवे बन गया जी। तो इतना बड़ा आपके चिंडिया के कारण ये सारा भारत का जमीन चला गया, उसकी आप चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन बार बार आप इस बात की चर्चा करते हैं गलवान घाटी के उस झड़प के बाद। उसके बाद भारत सरकार और चाइना ने किस तरह का एक फॉरेन रिलेशन को डेवलप किया और कैसे स्टेटस को बनाया है। बिल्कुल। अब सवाल आपसे तो जरूर आज सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा है कि आप जब इन हाइपोथेटिकल बात करते हैं, तब आप क्या ये भूल जाते हैं कि आप एक संसद सदस्य भी हैं या आप विपक्ष के एक बड़े नेता हैं? ये सवाल तो आप सीधे सरकार के पूछ सकते हैं, लेकिन आप पूछते हैं अमेरिका के प्रेस क्लब में, बिल्कुल। आप पूछते हैं भारत जोड़ो यात्रा में लोगों के बीच में। तो ये सवाल जो दुबे जी कह रहे थे, ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के पूर्व निदेशक ने लखनऊ में केस बिल्कुल बिल्कुल, वो सेना का एक एम्प्लॉई रहा है, वो सैनिक रहा है, उसे तो इस बात की चोट पहुंचेगी कि आप ऑपरेशन सिंदूर हो या चाइना का वो चाइना भारत के साथ में जो झड़प हो गलवान में, आप उसमें भारत के सैनिकों का उस कंट्रीब्यूशन के उस शहादत को भुला के बता रहे हैं लोगों को कैसे पीट दिया चाइना ने। तो ये अपमानजनक है, इसलिए वो मानहानि का केस बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये मानहानि का केस कितना आगे जा पाएगा? डीके दुबे जी, आप जो चर्चा कर रहे थे कि मानहानि का, अगर इसको तकनीकी देखें कानूनी तौर पर, क्या मानहानि का जो मुकदमा है उसमें सीधे तौर पर जिनकी मानहानि होती है वही दायर कर सकता है? और क्या राहुल गांधी की तरफ से इसी को पॉइंट बनाया गया है क्या, जिस पर कि अब स्पष्टीकरण होने वाली है? नहीं, मुझे लगता है कि वो जो
अपनी बात कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि साहब मानहानि का केस मेंटेनेबल नहीं है, क्योंकि आर्मी के विषय में अगर कुछ कहा गया तो वो सामने आना चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूं कि नीचे हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था, उस हाई कोर्ट के ऑर्डर में उन्होंने बीआरओ की बात कही है, और जो बीआरओ के निदेशक हैं उन्होंने कहा है कि भाई मैं सेना का पार्ट हूं, इसलिए ये पूरी की पूरी सेना की जो क्रेडिबिलिटी है उस पर प्रश्न खड़े करना, मेरे ऊपर भी प्रश्न खड़े करना, इसलिए मेरी लोकस बनती है। और कोर्ट ने लोकस नीचे मानी भी थी, हाई कोर्ट ने लोकस मानी थी कि भाई कोई ना कोई तो सामने आएगा ना। और हाई कोर्ट ने तो यहां तक कह दिया था कि भाई सेना के विषय में अगर आप कोई स्टेटमेंट देते हैं तो फिर प्रत्येक नागरिक उसमें इन्वॉल्व हो सकता है, क्योंकि वो पूरे देश की सेना है, कोई एक इंडिविजुअल की सेना नहीं है, पूरे देश की सेना है। इसलिए इस तरह का बयान आपका चूंकि कानूनी दायरे में आता है, इसलिए आप पहले ट्रायल फेस करिए जाके। तो ये सारी जो बातें हैं वो ट्रायल की हैं कि सच बोले कि झूठ बोले कि सही बोले कि गलत बोले, अभी वो मेंटेनेबिलिटी पर है। लेकिन मेरा मानना इसमें बिल्कुल साफ है कि ये केवल और केवल मानहानि का केस नहीं है, ये तो देश की क्रेडिबिलिटी का प्रश्न है, ये भारत की विदेश नीति का प्रश्न है, भारत की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का प्रश्न है, ये भारत के बॉर्डर को लेकर आप सोचिए कि एक नक्शा कोई बना देता है और अगर वो नक्शा थोड़ा सा टेढ़ा कर देता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो जाती है। सही बात, कानूनी कार्रवाई होती है, जेल होती है। और ये तो पूरा ये बता रहे हैं कि 4000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन चाइना ने कब्जा कर लिया और सैनिक मारे जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो व्यक्ति केवल नक्शा भूल से भी गलत बना देता है मैप को, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है और देशद्रोह लगाया जाता है। और ये तो कह रहे हैं कि चली गई लीडर ऑफ अपोजिशन होते हुए। तो मेरा मानना है कि इन पर तो गंभीरता से इनके ऊपर केस होने चाहिए कि ये वाकई में देश के विरुद्ध स्टेटमेंट दे रहे हैं और सेना का मनोबल ही नहीं, पूरे 140 करोड़ लोगों का मनोबल डाउन कर रहे हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि जो नई भारतीय न्याय संहिता है उसके तहत भी कार्रवाई होगी। मानहानि का तो मामला खैर बनता ही है, लेकिन नई संहिता के तहत भी कार्रवाई होगी इस मामले में, अगर कानूनी पहलू की बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जुड़ने के लिए डीके दुबे जी, आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और विनोद जी आप बने रहिएगा अभी, क्योंकि हम आगे चल करके बात करने वाले हैं कि क्या एसआईआर ने कोई संजीवनी दी है विपक्षी एकता को, क्योंकि संसद के अंदर वो एकता दिखाई पड़ रही है उनके बीच। तो एसआईआर पर विपक्षी एकता का जो प्रदर्शन चल रहा है, इस पर खास चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ। अभी वक्त है एक ब्रेक का। नवाचारी और नवोन्मेषी शिक्षा व्यवस्था से युवाओं की आशाओं को नई उड़ान दे रहा है नया उत्तर प्रदेश। ग्रामीण परिवेश हो या फिर नगरीय क्षेत्र, गुणवत्ता युक्त शिक्षा बनी है नए उत्तर प्रदेश की पहचान। स्कूल चलो अभियान और शारदा प्रोग्राम जैसे अभिनव प्रयासों से ड्रॉप आउट दर में आई है उल्लेखनीय गिरावट। ऑपरेशन कायाकल्प और टैबलेट वितरण जैसे कदमों से डिजिटल शिक्षा को मिले हैं नए आयाम। बेसिक शिक्षा से हायर एजुकेशन तक शिक्षा में उठाए गए अभूतपूर्व कदमों से हुआ है एजुकेशन का ट्रांसफॉर्मेशन। अंत्योदय और बिना किसी भेदभाव के सबको समान शिक्षा का अधिकार बना है युवाओं के उज्जवल भविष्य का आधार। वर्ष 2017 के बाद डबल इंजन सरकार के अभिनव प्रयासों ने नए उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में किया है युगांतकारी ट्रांसफॉर्मेशन। समान शिक्षा का अधिकार, डबल इंजन सरकार। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC? ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर इस वक्त। जैसा ब्रेक पर जाने से पहले बताया था कि अब हम खास चर्चा करने वाले हैं खास मेहमानों के साथ, और वो चर्चा होगी कि एसआईआर पर विपक्षी एकता का जो प्रदर्शन चल रहा है, इस पर खास चर्चा करेंगे। लेकिन पहले जो संसद में जो कुछ चल रहा है उसके बारे में आपको बताते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद यह पहला मौका है जब राहुल गांधी के डिनर डिप्लोमेसी के तहत इंडी गठबंधन के नेता एक जगह पर एकत्रित हो रहे हैं।
संसद भवन के अंदर और बाहर एसआईआर पर हंगामे के बीच इस बैठक को महत्वपूर्ण बताया गया है। उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष कोई साझा उम्मीदवार भी इसी बैठक में तय भी कर सकता है। मीडिया खबरों को माने तो डिनर के बाद सभी विपक्षी नेता चुनाव आयोग के दफ्तर तक विरोध मार्च का भी आयोजन कर सकते हैं। तो जाहिर है कि चुनाव आयोग राहुल गांधी के एजेंडे में इन दिनों सबसे ऊपर है। लेकिन बिहार एसआईआर ड्राफ्ट लिस्ट जारी करके चुनाव आयोग ने मतदाता सघन पुनरीक्षण को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम पर अपनी मजबूत तैयारी कर ली है। चुनाव आयोग का दावा है कि राजनीतिक दलों के 1,60,000 से भी ज्यादा बीएलए ने अभी तक किसी भी मतदाता की सूची में नाम ना होने को लेकर एक भी शिकायत दर्ज नहीं की है। लेकिन उनके नेता नाम कटने को लेकर आज भी भ्रम फैला रहे हैं। राहुल गांधी आयोग पर वोट चोरी करने का आरोप लगाते हैं, लेकिन बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का तो दांव उल्टा ही पड़ गया। तेजस्वी यादव ने दावा किया था कि मेरा नाम तो वोटर लिस्ट से गायब है, अब वे चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे, ये उन्होंने कहा था। तो आयोग ने 10 मिनट के अंदर ही उनके एपिक नंबर के साथ उनका नाम लोगों के सामने रख दिया। अब निर्वाचन आयोग ने उन्हें उस मतदाता पहचान पत्र को सौंपने को कहा है जो लिस्ट में प्रकाशित नहीं हुआ है। तो 2 एपिक नंबर वाले आई कार्ड को लेकर सवाल उठना अब लाजमी है। तेजस्वी यादव पर सवाल उठ रहे हैं। तेजस्वी से पुराने वोटर आई कार्ड मांगे गए हैं। अब सवाल यह है कि चुनाव आयोग ने अभी 1 महीने का समय उन मतदाताओं को दिया है जिनका नाम अभी ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है। पिछले दिनों 18 वर्ष से ऊपर के कई मतदाताओं ने अपना फॉर्म सबमिट किया है। चुनाव आयोग इसके लिए जगह जगह पर कैंप लगा रहा है। फिर सियासी दलों का हंगामा क्यों? बिहार ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की कॉपी सभी राजनीतिक दलों को उपलब्ध भी करवा दी गई है। यानी राजनीतिक दल बिहार के किसी भी बूथ से छूटे हुए मतदाताओं के नाम शामिल करने का आग्रह कर सकते हैं। तो अब सवाल यह है कि ममता बनर्जी, राहुल गांधी बार बार आयोग को क्यों धमका रहे हैं? इस तरह के नेता एक संवैधानिक संस्था पर इस तरह के बयान क्यों दिए जा रहे हैं, जबकि आयोग ने उन्हें जब भी सहयोग के लिए बुलाया वो नहीं आते हैं? आखिर विपक्षी दलों को किनके वोट कटने का डर सता रहा है, ये एक बड़ा सवाल है और इसीलिए शायद वो चुनाव आयोग को निशाने पर ले रहे हैं। तो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने निर्वाचन आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। सवाल उन पर सबसे ज्यादा बड़े हैं, लेकिन उनके आरोप सुनिए। मेरा भी नहीं है, हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? अभी तो देखिए, ये चुनाव आयोग का एप्लीकेशन है और मेरा ईपीआईसी नंबर हमने इसमें डाला है। यही वो 2 एपिक वाला मामला है जिस पर अब तेजस्वी यादव फंस गए हैं। तो भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा का कहना है कि तेजस्वी यादव चुनाव आयोग के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या तेजस्वी यादव जी आपके पास 2 वोटर आईडी कार्ड है? ये जघन्य अपराध, ये भारत के लोकतंत्र और चुनाव आयोग के साथ खिलवाड़ किसने किया है? जब इनके सर्वोच्च नेता टीवी पर आकर दिखा रहे हैं कि देखो मेरे 2 एपिक कार्ड नंबर हैं, तो सोचिए आरजेडी के, कांग्रेस के ये तमाम लोग जो आदी हो गए थे बूथ लूटने के, गुंडागर्दी के आधार पर वोट पाने के और चुनाव जीतने के, क्या इन्होंने ये 2 वोटर कार्ड, फर्जी वोटर कार्ड इत्यादि बना करके जो रखा हुआ था, कहीं उनके पूरे खेल पे पानी तो नहीं फिर गया है? आज ये सवाल हिंदुस्तान उनसे पूछता है। इन सब के बीच कांग्रेस की नेता और सांसद प्रियंका गांधी ने संसद में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर पर चर्चा की मांग की। बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर वोटर लिस्ट में कोई ये सारा हो रहा है तो क्यों ना उठाए हम, और सरकार को चर्चा कर देनी चाहिए, चर्चा करें और आगे बढ़े, क्यों नहीं? तो जेडीयू के नेता और केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने कहा है कि प्रदर्शन के नाम पर विपक्ष द्वारा फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो फर्जीवाड़ा चाहते हैं चुनाव में, और चुनाव आयोग का फैसला है, और चुनाव आयोग का जो फैसला है वो एकदम सही है फैसला, इसलिए कि संविधान के अनुकूल है। संविधान कहता है कि जो इस देश का नागरिक है वही इस देश का मतदाता होगा। ये हर देश में है,
जो इस देश का नागरिक नहीं है और अपने को नागरिक इस देश का होने का कोई प्रमाण नहीं दे सकता है, उसको भी वोटर लिस्ट में रखिए। ये कहाँ होता है, कौन सा देश में होता है? और जैसा कि हमने रिपोर्ट में बताया था कि विपक्ष की एक डिनर मीटिंग होने वाली है, तो उस डिनर मीटिंग के तारीख के बारे में शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने जानकारी दी। 7 तारीख को इंडिया ब्लॉक की मीटिंग है और राहुल गांधी जी इस मीटिंग के निमंत्रक हैं। राहुल गांधी जी ने सबको खुद फोन करके निमंत्रण दिया है, उसमें उद्धव ठाकरे जी भी है। तो उद्धव ठाकरे जी दिल्ली में उस बैठक के लिए आएंगे। 7 तारीख की जो बैठक है, उद्धव जी 6 तारीख को दिल्ली में आएंगे और 8 तारीख तक दिल्ली में रहेंगे। मीटिंग में भी शामिल होंगे, सबसे मिलेंगे। संसद भवन में हमारा जो पार्टी का नया कार्यालय बना है वहाँ भी जाएंगे और दिल्ली में जो प्रमुख नेता है उनसे मिलने की हम कोशिश। तो विपक्ष अपनी तरफ से अपना प्लान बना रहा है और सरकार भी अपना प्लान बना रही है, लेकिन इन सब के बीच एसआईआर वाले मुद्दे को लेकर के बिहार से लेकर यहां तक और साथ में पश्चिम बंगाल ले लीजिए, कर्नाटक ले लीजिए, कई राज्य ऐसे हैं जो एसआईआर के मुद्दे पर बिल्कुल हलचल में हैं और संसद तक तो हलचल है ही। इसी पर आज खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एसएन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत है एसएन सिंह जी। साथ में संदीप त्रिपाठी जी, कांग्रेस के नेता। स्वागत संदीप जी आपका। साथ में हमारे साथ मधुरेश नारायण, हमारे संवाददाता पटना से हैं, और विनोद मिश्र जी, हमारे सलाहकार संपादक, हमारे साथ स्टूडियो से बने हुए हैं। मैं पहले जरा मधुरेश नारायण का रुख करता हूं। मधुरेश, ये कहावत है, मतलब इसको कहावत के तौर पर ही लिया जाए कि चौबे गए छब्बे बनने, दूबे बन करके लौटे। और कहावत यह है कि गए तो थे नमाज छुड़ाने के लिए, रोजा गले आ पड़ी। तेजस्वी यादव तो लगता है उनके ऊपर ये कहावत बिल्कुल फिट बैठ रही है। वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, जो अभी हम दिखा रहे थे, वो कहना तो ये चाहते थे, देखिए मेरा नाम भी कट गया तो पता नहीं कितनों का कट गया होगा। अब तो यहां मामला ये बनता है कि जब नेता प्रतिपक्ष का 2-2 वोटर आई कार्ड है तो पता नहीं बाकियों का कितना कितना होगा। तो एसआईआर की कितनी जरूरत थी, ये उल्टा साबित हो रही है क्या? हाँ बिल्कुल, देखिए जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई तब से लेकर के लगातार अभी तक विपक्ष जो है इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाती रही है। विपक्ष का पहले सवाल ये था कि ये प्रक्रिया क्यों जरूरी है, और अब विपक्ष खुद ही उसका जवाब बन चुकी है कि ये प्रक्रिया क्यों जरूरी है। तेजस्वी यादव का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उनके ऊपर इतना भारी पड़ चुका है कि अब पार्टी के जो प्रवक्ता हैं और जो अन्य नेता हैं वो इस मामले में कुछ कहने से बच रहे हैं, और इसके अलावा दूसरे अन्य सवाल उठा रहे हैं कि जो मृतक हैं उनका जो नाम काटा गया है या जो स्थानांतरित हैं उनका नाम काटा गया है, उनकी लिस्ट अलग से प्रोवाइड कराई जाए, वगैरह वगैरह सवाल उठा रहे हैं। लेकिन इस मामले में कुछ भी कहने से बच रहे हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव को नोटिस थमा दिया है, उस पे उनको लिखित जवाब देना होगा, और ये बताता है कि तेजस्वी की परेशानी आने वाले दिन में कितना बढ़ने वाली है। दूसरी तरफ मैं आपको बताना चाहूंगा कि एसआईआर का जो वोटर लिस्ट, एसआईआर के पहले चरण के बाद जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट था वो 1 तारीख को जारी हुआ है और आज 4 तारीख है। लेकिन अभी तक कोई ऐसा बड़ा मामला नहीं आया है कोई कि जिसमें किसी व्यक्ति का नाम कट गया हो, किसी का व्यक्ति का नाम छूट गया हो। लेकिन इसके बाद भी जो मेगा ड्राइव है वो पूरे राज्य में चलाया जा रहा है कि अगर किसी व्यक्ति का नाम छूट गया है, कट गया है, तो वो अपने जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो दे करके इससे जुड़वा सकता है। इसके साथ ही फॉर्म 6 यानी जो नए मतदाता हैं उनको जोड़ने के लिए भी ड्राइव चलाया जा रहा है, और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो इस ड्राइव के साथ में जुड़ रहे हैं। नए मतदाता सामने आ रहे हैं। तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि अगर 65 लाख मतदाताओं का नाम कटा है तो नए मतदाता भी इसमें शामिल हो रहे हैं। बेशक, बिल्कुल बिल्कुल, आप बने रहिएगा हमारे साथ। विनोद जी, जिस तरह से चुनाव आयोग ने दावा किया है कि अभी तक किसी पार्टी के बीएलए ने एक नाम भी नहीं दिया कि ये वाला नाम छूट गया है, इसको शामिल कर लीजिए। तेजस्वी यादव अपना नाम लेकर आए थे कि मेरा छूट गया है, मामला उल्टा पड़ गया। ये बताइए कि ऐसे में एसआईआर पर ये हंगामा बिहार से लेकर के संसद तक और उस पर डिनर की बैठक, ये कहां टिक पाएगी जब मामला ही नहीं है, अगर चुनाव आयोग के दावे को हम सही मान करके चलें तो, और वो दिख भी रहा है। लाल जी, आप मधुरेश बता रहे थे, उसमें आप देखिए 2 तस्वीर है आपके सामने में।
एक तस्वीर ये है कि जो चुनाव आयोग का जो दावा है और चुनाव आयोग ने दिखाया है कि 1.5 लाख से ज्यादा इन पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट हैं। 1.5 लाख से ज्यादा, 1,60,000 जो चुनाव आयोग में उनका नाम आया है, लिस्ट आया है जी, और 1.25 लाख से ज्यादा जो चुनाव आयोग के अपने BLO हैं, जो चुनाव अधिकारी हैं, वो मिलके एक एक जगह डोर टू डोर घूम के लोगों की पहचान करके इस SIR की प्रक्रिया को पूरा किया है। दूसरी जगह आप संसद के अंदर और संसद के बाहर हंगामा देखिए कि आप लगातार इस SIR पे सवाल उठा रहे हैं और उसको वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। अब सवाल है कि तेजस्वी यादव जिस चालाकी से ड्राफ्ट लिस्ट के आने के तुरंत बाद, जब चुनाव आयोग ने सब पार्टियों को ये दिया, लिस्ट दे दिया है, सब पार्टियों के साथ साथ आम पब्लिक के लिए अपना नाम का उन्होंने दे दिया कि सब आदमी अपने एपिक नंबर से इसको ढूंढ सकते हैं जी, तो तेजस्वी यादव को उल्टा इसलिए पड़ा कि वो जो कोई दूसरा पास, पुराना पास अपना ID कार्ड लेके ये कर रहे थे, लेकिन जिस ID कार्ड से वो नॉमिनेशन फाइल करते हैं, एफिडेविट में जो एपिक कार्ड उनका है, उस एपिक कार्ड को वो छुपा लेते हैं। तो 10 मिनट के अंदर में, इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होता है, 10 मिनट के अंदर में पटना DM ने जारी कर दिया कि आपने तो इस एपिक नंबर से अपना एफिडेविट दिया था, इस एपिक नंबर से आप अपना कैंडिडेट दिए थे, आप वोट किए थे, तो ये एपिक नंबर कौन सा है, तो इसकी नोटिस उनको मिल गई है। ठीक, रही बात कि आज जब आप सुन रहे हैं कि 1.5-2 साल के बाद इंडिया गठबंधन की मीटिंग होने वाली है, तो ये मीटिंग डेफिनेटली एक अच्छी चीज है, बिल्कुल, कि आप जिस इंडिया गठबंधन के नाम लेके घूमते हैं कि हमारा एक मजबूत चट्टानी एकता का विपक्षी गठबंधन है, और उस गठबंधन की आज तक कोई मीटिंग नहीं हुई जी, कई जो बड़े नेता, शीर्षस्थ नेता है पार्टियों के, वो मिले नहीं जी। तो ये राहुल गांधी के एक डिनर डिप्लोमेसी है, जिस डिनर डिप्लोमेसी में एक तो राहुल गांधी ये साबित करना चाहते हैं कि उनका एजेंडा जो चुनाव आयोग के खिलाफ है वो बिल्कुल सही है, और दूसरा ये हो सकता है कि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन का ये तय हो गया है, डेट भी फाइनल हो गया है, तो ये एक कंसेंसस कैंडिडेट बनाए, तो इंडिया गठबंधन की ये बैठक काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। संदीप जी, एटम बम कर्नाटक में फटने वाला था, वो तो अभी तक फटा नहीं है, बिहार में अलग से फट गया तेजस्वी यादव के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ये बताइए, ऐसे में ये मामला, ठीक है, डिनर बैठक बहुत अच्छी बात है, जैसा विनोद जी ने कहा, विपक्ष को मिलना ही चाहिए, विपक्ष को अपने मुद्दों पर जोर देना ही चाहिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मुद्दा भी दमदार होना चाहिए, तब जो डिनर का स्वाद होगा ना, और उसका जो असर होगा वो जबरदस्त होगा। कहीं ना कहीं इस पूरे SIR के मुद्दे पर आपको लगता नहीं कि विपक्ष जो है वो कमजोर पिच पर बल्लेबाजी करने के लिए आया हुआ है क्या? लाल जी, पहली चीज तो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, और विषय बैठक और इससे ऊपर का मसला है। किसी के जो है भारत के नागरिक होने और जो है उसके वोट ना देने या देने की बात है, बहुत बहुत ही बड़ी चीज है। इसी पे सारी चीजें, जैसे हमने बहुत सारी डिबेटों में ये कहा कि गांव में जो है उस वोटर ID से ही राशन कार्ड बनता है, उसी से सारी प्रक्रियाएं होती है। तो अगर इससे अगर कोई गरीब व्यक्ति रह जाएगा, तो सही चीज है कि उसको अपनी नागरिकता साबित करने में, इसलिए कि उसके पास बड़े वकील और या संसाधन नहीं होंगे कि वो, या उसको इतनी जरूरत भी नहीं होगी कि वो जो है कोर्ट में जाकर अपनी नागरिकता को साबित करे। मुद्दे की बात ये है, इसमें 3 विषय। अभी पहली बात तो अभी जैसा अभी आपने कहा इतने केले, और वो सच्चाई ये है कि बिहार में सर फॉर्म किसी भी BLA ने घर जाकर नहीं भरा है, न किसी को पावती मिली, जो चुनाव आयोग ने कहा था, तो सार्वभौमिक सत्य है, जिसने भी ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, किसी को जो है जो रिसीविंग मिलनी थी नहीं मिली, इसलिए कि फॉर्म बैठकर BLA ने एक पुरानी वोटर लिस्ट से या किसी और माध्यम से भर दिया। यही वजह है कि आप उस वोटर लिस्ट को देखेंगे, अभी आप गूगल करिए तो उस पे वेबसाइट पर जाकर देखेंगे तो कितने उसमें जो है पिता की जगह माता जी का नाम, वो जो है पत्नी पति से 10 साल बड़ी, वो जो है कहीं पति जो है वो बेटा बाप बन गया है, बाप बेटा बन गया है, कहीं एक ही आपका ये कहना है कि खामियां हैं, है ना? आप ये कहना चाह रहे हैं कि खामियां हैं? नहीं, इसलिए है सर क्योंकि ये जाकर जो इसका उद्देश्य था वो घर घर जाके करना, वो नहीं है।
ये अभी जैसे किसी ने बताया, जो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा है, सर ने बताया कि जो है घर घर जाकर हुआ है और विपक्ष विरोध कर रहा है। विपक्ष इस बात का विरोध नहीं कर रहा। मैं एक बात यहाँ थोड़ा सा संशोधन कर देता हूँ, थोड़ा सा संशोधन सर। आप ये कह रहे हैं कि ग्राउंड रिपोर्ट है कि गया ही नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि कुछ मामले ऐसे हो सकते हैं, मैं मानता हूं, लेकिन इसको ऐसे नहीं कहिए कि घर गया ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास भी रिपोर्ट है, हमारे घर परिवार से भी बातें होती हैं, गए हैं बीएलओ वहां पर गए हैं, बीएलए वहां पर गए हैं, उन्होंने वहीं घर में जाके फॉर्म भरा भी है, ये भी सच है, पूरा रखिए। सर सुन लीजिए सर, सच्चाई यही है जो मैं कह रहा हूं कि 80% फॉर्म जो भरे गए हैं वो बीएलए ने एक जगह बैठकर भरा है। 100 से 80 पर आए। दूसरी चीज 100 से 80 पर आए। नहीं, 100 से 80 मैंने पहले ही कहा कि अधिकतर, अब आप परसेंटेज में बात कर रहे हैं तो मैं परसेंटेज में कह दे रहा हूँ। अच्छा ठीक है, सच्चाई यही सच्चाई है सर। और कभी जो है विपक्ष ने इस बात का विरोध नहीं किया कि नहीं होना चाहिए। हमारे दो सवाल थे, पहला कि इसकी टाइमिंग, दूसरा ये था कि आप इसको इतने दिन में अगर आप कह रहे हैं कि संभव है तो इसके पहले का पूर्व का जो अनुभव रहा है वो इस तरीके से अगर आप अच्छे से करना चाहेंगे तो ये नहीं कर सकते। ठीक है। तीसरी एक महत्वपूर्ण बात और मैं कह दूं, कह दीजिए, उसके बाद एसएन सिंह जी के पास जाएंगे। हाँ ठीक है। हाँ सर जाइए, ये बहुत ही जरूरी सवाल है, पूछ लीजिए। जो इन्होंने डॉक्यूमेंट चुनाव आयोग ने मांगे थे वो तो अभी सबमिट नहीं हुए। 90% लोगों ने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया है। ये आप वेबसाइट पर जाएंगे तब भी अभी शो कर रहा है कि डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध नहीं है। ठीक है। या जो जिन लोगों के पास मैसेज आया है ऑनलाइन आपने डाल दिया, उसमें मैसेज आया कि आप इतने से इतने के डेट में जाकर डॉक्यूमेंट सबमिट करिए। अब ये बताएं कि 65 लोग तो ऑलरेडी बाहर। चलिए, सब कुछ तो ऑनलाइन आजकल उपलब्ध है ही, ऑनलाइन उपलब्ध है ही सब कुछ। सर डॉक्यूमेंट्स जो नहीं दे पाएंगे क्या उनको भी बाहर कर दिया जाएगा? वो चुनाव आयोग उसका जवाब दे तो रहा है आपको। चुनाव आयोग तो उल्टा दावा कर रहा है। चुनाव आयोग दावा कर रहा है कोई बीएलए एक मामले को भी लेकर नहीं आया अभी तक। चुनाव आयोग कह रहा है एक मामला भी तो बीएलए लेकर आते। एसएन सिंह जी संबित पात्रा को दिखा रहे थे, एसएन सिंह को दिखा रहे। चुनाव आयोग तो आजकल यही है। चुनाव आयोग संबित पात्रा को छोड़िए, संबित पात्रा को छोड़िए, सबसे ज्यादा तेजस्वी यादव है चर्चा में। एसएन सिंह जी बताइए, एसएन सिंह जी ये एटम बम फटने वाला था, बिहार में फटा है, आपको कितना उसका झटका महसूस हो रहा है बताइए। 5 तारीख देखिए, झटका तो महसूस हो रहा है, आज पूरा देश जान रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से झटका दिया है माफी मांगने के लिए राहुल गांधी जी को, और देश तो माफी मंगवाएगा कान पकड़ के, नाक पकड़ के। ये माफी मांगना पड़ेगा जिस तरह सेना पे और चाइना के मैटर पे सवाल उठा देते। आज जिक्र इस बात का हो रहा है कि गांव में कहावत है कि साज का आंच कैसा और चोर का शोर कैसा। जब चुनाव आयोग भागा कह रहा है, अगर किसी के पास कोई भी ऐसा तथ्यात्मक जानकारी हो कि भाई भला आदमी वोटर है, वो वोट दे सकता है, वैधानिक अधिकार है, और उसका नाम कट गया है, तो निश्चित तौर पे हम जोड़ने के लिए तैयार हैं। वो आप बताने के लिए तैयार नहीं। इसलिए कहता हूं कि लास्ट शब्द कि चोर का शोर कहता वो व्यक्ति जो चोरी का कार्य करता है, संदीप जी आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब है कि मेरा तो नाम कट गया, हम लड़ ही नहीं पाएंगे। लालचंद जी मैं बोलूं या हाँ बिल्कुल बोलिए ना, आप ही के लिए पूरा बिल्कुल प्लेटफॉर्म अभी आपके लिए खाली है, बोलिए एकदम। नहीं कोई मैं पूछ रहा हूं कि चुनाव आयोग जब राहुल गांधी जी को नोटिस देता है, चुनाव आयोग जो है जब बहुत सारे विपक्ष के नेताओं को कहता है कि भाई आपके पास कोई भी विधिक जानकारी है तो आप आइए और बताइए कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो भारत का नागरिक हो और जिसका वोट कट जाएगा, कह रहे थे। मैं पूछ रहा हूँ, एक दैनिक प्रक्रिया इसके पहले 4 बार हो चुका है, बिहार में भी 2003 में हुआ था। बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं कि जो भारत में एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में चले जाते हैं, कुछ लोगों की मृत्यु हो जाती है, और कुछ जो भारत के नहीं होते हैं, जो जिनका विधिक अधिकार नहीं है वहां वोट डालने का, अगर संशोधित करके और वहां पे वोट डालने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है तो इसमें दिक्कत क्या है? तीसरी बात मैं कहूंगा, इनके सहयोगी ने कहा कि भाई हमको वोट नहीं डालने दिया जा रहा है तो दूसरे को क्यों डालने दिया? नोटिस करके चुनाव आयोग ने कहा, आदरणीय तेजस्वी यादव जी, अगर आपके साथ ऐसा गैर विधिक कार्य किया गया है तो आप आकर बताइए। ऐसा कुछ भी नहीं है। लालचंद जी, दिक्कत क्या है और सबसे बड़ी बात क्या है? ये लोग जो है जनता को गुमराह करना चाहते हैं, भारत की जनता को जिस तरह से
आम चुनाव में भारत की जनता को गुमराह करके थोड़े बहुत लाभ ले लिए। ठीक है, जनता को गुमराह करके तो आपके लिए चुनौती है ना, एक बहुत बड़े आपके लिए चुनौती है कि इस तरह की कोशिश को आप काउंटर कीजिए। संवैधानिक संस्थाएं हैं वो ठीक नहीं है, आपके लिए संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करेंगे और हम उसका लाभ लेंगे। अब जरा रुकिएगा, आपने जिस बात का हवाला दिया एसएन सिंह जी, आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जो राहुल गांधी जी को फटकार लगाई है, आप उसका हवाला दे रहे थे, उससे जुड़ी हुई एक बात जरा दिखा देता हूं, उससे जुड़ी एक बात जरा दिखा देता हूं जिसका जिक्र कर रहे थे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने चीन द्वारा भारत जमीन पर कब्जे को लेकर राहुल गांधी की टिप्पणी पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा सरकार और सेना ने साफ कर दिया है कि चीन ने हमारे किसी क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की देश के खिलाफ इस तरह की झूठी टिप्पणियां ठीक नहीं है। सुनिए। सुप्रीम कोर्ट में जो टिप्पणी की है मैं उसको बहुत गंभीरता से लेता हूं। बार बार श्रीमान राहुल गांधी जी ने सार्वजनिक रूप से ये कहा कि चाइना ने देश के अंदर में आकर के जमीन कब्जा किया है, जबकि हमारा आर्मी, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय सबने कहा है कि सीमा विवाद है, लेकिन हमारा अंदर में आकर के कोई जमीन कब्जा नहीं किया है। 2000 वर्ग किलोमीटर कब्जा कर दिया बिना तर्क कहने से। हम लोगों ने तो बार बार राहुल गांधी जी को कहा कि बिना तर्क के देश के खिलाफ बात मत करो। मैं एक बार रुक करता हूं विनोद जी का। विनोद जी, एसआईआर पर जो चीजें चल रही हैं वो हमने देखा। ठीक है, मैं आ रहा हूं विनोद जी की एक टिप्पणी लेके आ रहा हूं। विनोद जी, जो बात संदीप जी कह रहे हैं कि देखिए हम विरोध तो नहीं कर रहे हैं एसआईआर का, लेकिन जो उसमें गलतियां हैं, जो विसंगतियां हैं, हो सकता है कहीं हुई भी हो, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा। 100% परफेक्ट कोई चीज नहीं होती, लेकिन क्या उनको उन गलतियों को आधार बना करके एसआईआर जैसी प्रक्रिया का विरोध करना, उसके बाद बिहार से लेकर के संसद तक उसको लेकर के इतना बड़ा हंगामा खड़ा करना, क्योंकि रोज देखिए सदन की कार्यवाही उसी वजह से स्थगित हो रही है, ये तो उचित नहीं है। लाल जी, मैं संदीप जी को थोड़ा सा याद दिला दूं, अभी जो बात चर्चा कर रहे थे, अच्छी बात है कि वो जवाब तो उनको अपना देंगे सिंह साहब। अभी जब सुप्रीम कोर्ट में अब ये सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग गए हुए थे और लगभग मुझे लगता है कि उसमें 27-28 पार्टी थी उसमें याचिका में जो लोग सुप्रीम कोर्ट गए हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें आश्वस्त किया था कि जो मृतकों की सूची चुनाव आयोग अभी दिया है ड्राफ्ट लिस्ट में से जी, उसमें से किसी 15 नाम लेके आप आए और ये बताएं कि इसमें से कोई आदमी जिंदा है जिसे चुनाव आयोग ने मृत घोषित कर दिया। उसके बाद कड़ी कार्रवाई करेंगे। सिर्फ 15 नाम मांगे थे और आप अभी तक सुप्रीम कोर्ट को 15 नाम क्या एक नाम नहीं दे पाए। बिल्कुल, आप एक संवैधानिक संस्थाओं के साथ एक मजाक कर रहे हैं। आप मजाक करते करते आप लोग देखिए, मैं संदीप जी देखिए, इस बात को एक जनता के रूप में, एक नागरिक के रूप में हमें समझना चाहिए जी। आप बड़ी बड़ी बातें, कानूनी बात सब कह रहे थे कि नागरिकता छीन जाएगी, नागरिकता, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा आपकी पार्टी नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये पूछा था, ठीक है, तो चुनाव आयोग ने कहा कि ये हमारी ड्यूटी, जिम्मेदारी है। आर्टिकल 326 जो है वो ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि भारत के नागरिक ही मतदान कर सकते हैं। तो ये भारत का नागरिक कौन है उसकी पहचान क्या चुनाव आयोग इस तरह के एसआईआर में ना करे? क्या ममता बनर्जी जो धमका रही है अपने पूरे बीएलओ के वहां पे कि तुम सरकारी कर्मचारी हो, तुम्हें फिर राज्य सरकार के अंदर में आना है, राहुल गांधी रोज एटम बम फोड़ रहे हैं, ये धमकी जो है आप एक संवैधानिक संस्थाओं के जो उसके कार्य है, उसकी जो जिम्मेदारी है, उसको आप अंगूठा दिखा रहे हैं, ये बात सही नहीं है। बिल्कुल। एक लाइन का अपडेट मैं पहले मधुरेश से ले लेता हूं। मधुरेश, जरा बताइए आरजेडी क्या कर रही है? क्या चुनाव आयोग ने कोई टाइम फ्रेम दिया है, कब तक जवाब देना है तेजस्वी जी को? हाँ बिल्कुल, चुनाव आयोग की तरफ से जो नोटिस दिया गया है उसमें तेजस्वी यादव को तय समय सीमा के अंदर जवाब देने के लिए कहा गया है, लेकिन अभी तक तेजस्वी यादव की तरफ से इस पूरे मामले पे कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया गया है। तेजस्वी से अभी तक जब भी इस बारे में सवाल पूछा जा रहा है, तेजस्वी अपने अलग सुर में दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही जो पार्टी के अन्य प्रवक्ता हैं या पार्टी के अन्य नेता हैं, वो भी इस पूरे मामले में कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, एसएन सिंह जी, आप एक लाइन रखना चाहते थे। एसएन सिंह जी बोलिए। 10 सेकंड संदीप जी से मैं पूछना चाहता हूँ, ABCD XYZ कुछ भी अगर कोई त्रुटिपूर्ण हो, गलत हो, तो बार बार चुनाव आयोग कर रहा है, तो आदरणीय राहुल जी को उसके समक्ष रखना चाहिए कि नहीं?
ठीक है। संदीप जी के पास कोई आधार है तो संदीप जी बोलिए, संदीप जी दीजिए जवाब। संदीप जी हम इसका विरोध नहीं कर रहे, विरोध नहीं कर रहे और संसद चलने नहीं दे रहे हैं। जवाब दीजिए विरोध नहीं संदीप कर जी। रहे और आपके नेता बार-बार इसका विरोध कर रहे हैं, ठीक है। विरोधाभास है कि नहीं। अब सुनिए संदीप जी से जवाब सुनिए। संदीप जी जवाब दीजिए। हाँ सुनिए ना, अभी विनोद जी ने बहुत अच्छी बात कही कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 15 नाम आप ऐसे लेकर आइए, बिल्कुल, जो मृतक हों, ठीक, और उनके नाम जो है कट गए, जो जिंदा हों उनके नाम कट गए। तो जो नाम कटे हैं उसकी लिस्ट चुनाव आयोग ने दी क्या? यही तो मांग रहे हैं सब पॉलिटिकल पार्टी को दिया गया है सर। 65 लाख के आसपास दिए हैं जी, 65 लाख के आसपास काटे वो दिए। घुमाने वाली बात है ना, मैं कह रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति गांव का जिसके यहाँ कोई बच्चा पैदा होता है, नाम जुड़वाना, नाम कटवाने का कार्य कौन करता है? मृत्यु प्रमाण पत्र लेने का कार्य कौन करता है? संदीप जी आप बोलिए ना। संदीप जी जवाब दीजिए। कौन करता है? कुटुंब परिवार रजिस्टर को कौन मेंटेन कराने का? एसएन सिंह जी, संदीप जी जवाब दे रहे हैं। समय भी कम है अब हमारे पास, समय भी कम है। संदीप जी से एक चीज पूछिए, भाई आप सीए में करते थे कि भारत नहीं, देखिए जवाब देने के बजाय इस तरह लड़ने लगिएगा तो कैसे काम चलेगा? मैं वही कह रहा हूँ कि देश के साथ क्यों गद्दारी कर रही है कांग्रेस पार्टी? को कुछ नहीं आता, कैसे बदतमीजी करना जानते हैं, ये चाहते हैं कि कोई बोला ना और ये अरे बड़े बहादुर है तो बोलने दो ना। आधार ही नहीं है, हम कह रहे हैं कि आप जो नाम कटे हैं उसकी लिस्ट दीजिए ना, तो इस क्यों नहीं दोगे? कार्य कर रहे हैं आप हर समय भारत के संस्थाओं। चलिए छोड़िए इस लड़ाई को, छोड़िए लड़ाई को, छोड़िए। लड़ाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का प्लेटफॉर्म है, वहां सुप्रीम कोर्ट ने बोला भी है कि 15 नाम दे दीजिए जिनके कट गए हो, वहां जाकर लड़िएगा वहां। फिलहाल यहाँ पर शुक्रिया एसएन सिंह जी, शुक्रिया संदीप त्रिपाठी जी, मधुरेश जुड़ने के लिए शुक्रिया, और विनोद जी आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में। समय की कमी है, फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में स्कूल सरकारी और एजेंडा सपा का, ए फॉर अखिलेश डी फॉर डिंपल, विवाद हो गया। इस पर करेंगे बात ब्रेक के बाद। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। 10 लाख की लॉटरी मुझे, वाह! फर्जी ऑफर्स से सावधान। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। स्वागत ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं इस वक्त, और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले बताया था कि सरकारी स्कूलों में उत्तर प्रदेश में सपा का एजेंडा पाठ चल रहा है क्या? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कई नेताओं के पीडीए पाठशाला पर विवाद गरमा गया है। बच्चों को सपा की राजनीतिक वर्णमाला पढ़ाई जा रही है और इसके आरोप में सपा नेता पर एफआईआर दर्ज भी कर ली गई है। पाठशाला में ए फॉर अखिलेश, डी फॉर डिंपल, एम फॉर मुलायम, इस तरह का कहरा पढ़ाया जा रहा है। एफआईआर की कॉपी आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के बीच सपा नेताओं का राजनीतिक भाषण चल रहा है। सरकारी स्कूल के बच्चों के दिमाग में सपा का एजेंडा ठूंसने की कोशिश चल रही है क्या? उत्तर प्रदेश में जगह जगह पर पीडीए पाठशाला लगाकर सपा के नेता वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। उन्हीं में से एक वीडियो आप देख भी रहे हैं। सरकारी स्कूलों के अंदर कैसे किसी एक पार्टी का एजेंडा पढ़ाया जा सकता है, यह बड़ा सवाल है। देखिए ये स्कूल के अंदर का है। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों पर क्या सपा कार्यकर्ता कब्जा कर रहे हैं इस तरह से? क्योंकि कुछ वीडियो अंदर के भी हैं, ये तो खैर बाहर का है, लेकिन अंदर वाले वीडियो भी हैं। 50 से कम बच्चों वाले स्कूल को दूसरे स्कूल के साथ समायोजन का सपा विरोध कर रही है। यह फैसला यूपी सरकार ने हाल ही में लिया है, लेकिन ऐसे ही नहीं लिया, मामला हाईकोर्ट भी गया था। हाईकोर्ट की तरफ से समायोजन को हरी झंडी मिली थी
और उसके बाद ही उत्तर प्रदेश सरकार ने समायोजन का यह फैसला लिया है, तो इसको राजनीतिक मुद्दा बना लिया और पीडीए पाठशाला लगा रहे हैं, इस तरह के वीडियो वायरल कर रहे हैं। लेकिन आपको सबसे पहले दिखाते हैं कि ये जो स्पेशल पीडीए पाठशाला है, इसमें पढ़ा क्या रहे हैं ये लोग, सुनिए जरा। अखिलेश यादव को फिर से लाओ, आज से आम का पेड़ लगाओ, आजम खान को छुड़ाओ। जबरदस्त, ये कितनी अच्छी कविता जो है बच्चों को सिखा रहे हैं, दिमाग में ठूस रहे हैं बिल्कुल। सपा नेता आर.के. वर्मा ने उन पर पुलिस द्वारा लगाए गए आरोपों का हालांकि खंडन किया, उनकी बात भी सुन लीजिए। मैं देखा कि अध्यापक नहीं है तो मैंने बच्चों को बुला करके उनका प्रार्थना कराया और प्रार्थना कराने के बाद वहीं से पुस्तकें कुछ मंगाई और पुस्तकें मंगा करके उनको बांटा भी और उनको फल खिलाए और उनको पढ़ने के लिए प्रेरित करके हम सब लोग वहां से निकले हैं। और उसके बाद मुझे पता चला कि बीएसए प्रतापगढ़ के द्वारा एक तहरीर दी गई है कि हम लोगों ने गेट तोड़ करके वहां पर ये कक्षाएं चलाई हैं, लेकिन सच तो ये है कि उस विद्यालय में कोई बाउंड्री वाल ही नहीं है। तो जैसा कि हमने रिपोर्ट में बताया था कि सरकारी स्कूल पर कब्जा कर रहे हैं सपा के लोग, तो यूपी पुलिस भी कह रही है कि वे अनाधिकृत तरीके से स्कूल पहुंचे और बच्चों को गलत पाठ पढ़ा रहे हैं ये लोग। थाना कोतवाली देहात पर एक अभियोग पंजीकृत हुआ है, जिसके बारे में अवगत कराना है कि फराद आलम गाड़ा द्वारा अनाधिकृत रूप से पीडीए पाठशाला चलाई जा रही थी और इसमें बच्चों को जो पढ़ाया जा रहा था उनके द्वारा एक टिप्पणी की गई, जिससे कुछ लोगों की भावना आहत हो गई एवं वैमनस्य की स्थिति उत्पन्न हुई और उनके द्वारा जो है थाने पर तहरीर दी गई, जिसके चलते पुलिस द्वारा संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है एवं इसमें अग्रिम विवेचनात्मक कार्यवाही की जा रही है। विकास सिंह हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़ गए हैं इस खबर पर अपडेट के साथ। विकास, कहां पर ए फॉर अखिलेश, डी फॉर डिंपल, आ फॉर आजम जी को वापस लाओ, इस तरह का कहां उत्तर प्रदेश के कौन कौन से कोने में चल रहा है? कितने मामले सामने आ चुके हैं अभी तक? देखिए, तमाम सारे मामले आए हैं। ये मामला चाहे सहारनपुर की बात करें, सीतापुर की बात करें या जो प्रतापगढ़ की बात करें, तमाम जगहों पर ऐसे मामले देखने को मिल रहे हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से जो पीडीए पाठशाला का जिक्र किया जा रहा है, भारत की राजनीति में इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता है जो बच्चों को लेकर राजनीति कराई जा रही है। आप स्कूल जाते हैं और बच्चों को ए फॉर अखिलेश पढ़ाते हैं, डी फॉर डिंपल पढ़ाते हैं, एम फॉर मुलायम पढ़ाते हैं। ये तो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करना है। अपनी राजनीति कहां से आप साध रहे हैं? जो बच्चे देश का भविष्य हैं, आप उनको कम से कम राजनीति में न लाएं। जबकि प्रदेश सरकार की तरफ से जो फैसला मर्जर का किया गया है, उस पर हाईकोर्ट ने भी मुहर लगाई है और उसके बाद प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा मंत्री ने इसमें स्पष्ट रूप से कहा है और निर्देश जारी किए हैं कि 50 छात्र से कम वाले विद्यालय ही बंद किए जाएंगे, उससे ज्यादा के विद्यालय नहीं किए जाएंगे और साथ साथ 1 किलोमीटर से दूरी नहीं होगी किसी भी प्राथमिक स्कूल की और साथ ही साथ कोई भी शिक्षक का पद ऐसा नहीं होगा, उसे समाप्त किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि हाईवेज, नदी, इन सब जगहों पर आसपास के किसी भी जो है विद्यालय को नहीं बंद किया जाएगा। तो इन सब चीजों के बावजूद सभी लोग जानते हैं कि यह फैसला शिक्षा नीति में सुधार के लिए किया गया है, लेकिन ऐसी राजनीति बच्चों को लेकर इस कदर की जा रही है कि बिल्कुल शर्मनाक है ये। बिल्कुल, और हाईकोर्ट में भी मामला गया था, वहां से इस पर सुनवाई हुई। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल समय की कमी है, लेकिन जाहिर सी बात है कि एक मौके के रूप में देखा, राजनीतिक मौके के रूप में, और कानूनी फंदा आकर के गले पड़ गए सपा नेताओं के। फिलहाल आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।